सुकर्णो, गुलाम मोहम्मद, व्लादिमीर पुतिन जैसे तमाम विदेशी लीडर्स को आपने रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बैठे जरूर देखा होगा। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चीफ गेस्ट का न्योता भेजा गया है। इससे पहले 5 और फ्रांसीसी राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मन में सवाल आता है कि भाई फ्रांस ही क्यों? ये किसका डिसीजन होता है कि रिपब्लिक डे परेड पर न्योता किसे भेजा जाए? और विदेशी लीडर्स ही क्यों चीफ गेस्ट बनकर लाए जाते हैं? आखिर कैसे चुने जाते हैं रिपब्लिक डे के मेहमान? क्यों ऐसे मौके पर फ्रांस भारत का फेवरेट बन जाता है? आज की वीडियो में हम रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट चुनने की प्रोसेस, प्रोटोकॉल्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, 26 जनवरी साल 1950 यानी भारत का पहला गणतंत्र दिवस। जगह इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई सूबों के लिए लोग रेलगाड़ियों, बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो लोकतंत्र का ये जश्न देखने के लिए 4 दिन पहले ही पैदल घर से निकल पड़े थे। दिल्ली में भीड़ इतनी थी कि भाई रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक महज सिर ही नजर आ रहे थे। लाखों लोग कतार में खड़े थे, पैर रखने की जगह नहीं। जो जहां टिक पाया टिक गया। घरों की छतें, पेड़, दुकानों, सब जगह लोग भरे हुए थे। वहीं दिल्ली के जिस सबसे बड़ी इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकला था, जिसके कई मीटर दूर तक आम भारतीयों की गुजरने तक की इजाजत नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा था। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन क्राउड अलग ही जोश में था। तभी उन्हें सामने से वो नजारा दिखाई देता है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंपीरियल पावर की शान शौकत दिखाने वाली और रॉयल प्राइड का सिंबल मानी जाने वाली ये बग्घी, जो ब्रिटिश वायसराय की शाही सवारी हुआ करती थी, जिस पर शाही मेहमान और भारत से गुजरने वाले शाही अब मुसाफिरों को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता था। वो बग्घी कभी जिसे देखकर भारतीय गुस्से से आग बबूला हो जाया करते थे, लेकिन आज वही बग्घी भारतीयों के सामने थी और वो उसे देख मंत्रमुग्ध थे, क्योंकि अब हाथ से गढ़ी हुई, सोने और चांदी से मढ़ी हुई लाल मखमल गद्दी वाली बग्घी पर एक भारतीय बैठा था। एक आजाद देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। एक ऐसा सपना सच हो रहा था जिसे सैकड़ों सालों से हर भारतीय देखता आ रहा था। और इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो चीफ गेस्ट के तौर पर जश्न की शोभा बढ़ा रहे थे। यानी रिपब्लिक डे पर विदेशी लीडर्स को इनवाइट करने का जो ट्रेडिशन है, वो 1950 से ही शुरू हो गया था। 1950 से लेकर 2023 तक महज 4 बार ऐसा हुआ है कि भाई जब कोई विदेशी मेहमान इस मौके पर भारत नहीं आया। अगर इस साल मैक्रो सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं तो वो रिपब्लिक डे परेड की शोभा बढ़ाने वाले 78वें और फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति होंगे। जी हाँ, इससे पहले साल 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद रिपब्लिक डे के मौके पर भारत आए थे। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार फ्रांस के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाए जाने और फ्रांस की तरफ भारत के झुकाव की 3 बड़ी वजह बताते हैं। नंबर 1, एक्चुअली भारत को लेकर फ्रांस का स्टैंड दूसरे वेस्टर्न देशों से बहुत अलग है। कई बार अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी भारत में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में फ्रांस भारत के इंटरनल अफेयर्स में काफी कम दखलंदाजी करता है। ये एक मेन रीजन है कि भारत का फ्रांस के साथ कभी कोई बड़ा मनमुटाव नहीं रहा। नंबर 2, दरअसल जुलाई 1998 में भारत ने न्यूक्लियर पावर बनने की ठानी थी। इसके लिए उन्होंने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पर आपत्ति जताई। अमेरिका ने भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। तब फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि फ्रांस ने वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर भारत की न्यूक्लियर प्लांट लगाने में मदद भी की थी। रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है कि भाई जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद की है। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा न्यूक्लियर प्लांट फ्रांस की मदद का ही रिजल्ट है। नंबर 3, भारत और फ्रांस दोनों काफी अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। दोनों ही देशों का कुल ट्रेड $13 बिलियन से ज्यादा है। ये दोस्ती इसलिए भी खास है कि फ्रांस से भारत सिर्फ इंपोर्ट नहीं करता बल्कि उसे सामान बेचता भी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में भारत ने $7.6 बिलियन से ज्यादा का सामान फ्रांस को भेजा है। ये 2021 से 22 के कंपैरिजन में 14% ज्यादा है। वहीं 2022 से 23 में
फ्रांस ने भारत को $5.8 बिलियन का सामान भेजा था। फ्रांस उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है जो भारत को सबसे ज्यादा डिफेंस के एसेसरीज या साजो सामान बेचता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई भारत और फ्रांस के बीच के रिश्ते हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं। इन्हीं फ्रेंडली रिलेशंस को देखते हुए इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है। वहीं इससे पहले साल 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के नेशनल डे, जिसे बैस्टिल डे कहा जाता है, उसमें बतौर चीफ गेस्ट गए थे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट डिसाइड कैसे होते हैं। अगर इसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए, चीफ गेस्ट चुनने की प्रोसेस रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले शुरू की जाती है। फॉरेन मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी अलग अलग नामों पर डिस्कशन करते हैं। इस दौरान कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस देश का चीफ गेस्ट होगा उससे भारत के रिश्ते कैसे हैं। इसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, मिलिट्री कोऑपरेशन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। 20 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने का इनविटेशन दिया था। इसकी इंफॉर्मेशन यूएस एम्बेसडर एरिक गार्सिटी के द्वारा दी गई। वहीं जब 12 दिसंबर को बाइडेन के ऑफिस से उनके नहीं आने की इंफॉर्मेशन मिली, तब इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति को जल्दबाजी में न्योता भेजा गया। चीफ गेस्ट बुलाने का प्रोसेस ये है कि भाई मीटिंग में मौजूद सभी स्पेशलिस्ट किसी एक देश को लेकर अग्री हो जाते हैं, तो इसके बाद उस देश का नाम प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। पीएम अपने सलाहकारों के साथ राय मशवरा करने के बाद फाइल आगे प्रेसिडेंट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सिलेक्ट किए गए मेहमान का शेड्यूल पूरी सावधानी के साथ उस देश में अपॉइंट इंडियन एम्बेसडर तक भेजा जाता है। सब सही होने पर फॉरेन मिनिस्ट्री का टेरिटोरियल डिवीजन डिसाइड किए गए चीफ गेस्ट के साथ बातचीत शुरू करता है। दूसरी ओर से सहमति मिलने के बाद भी चीफ गेस्ट के नाम पर फाइनल मुहर लगती है। इसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर मिनट टू मिनट शेड्यूल प्रोग्राम पूरी सिक्योरिटी के साथ जिम्मेदार ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं। गेस्ट को रिसीव करने खुद पीएम एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ से उन्हें प्रेसिडेंट्स हाउस लाया जाता है, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि अगर इतनी सब तैयारियों के बाद मेहमान कार्यक्रम में आने से मना कर देते हैं तो क्या होगा, और क्या पहले से डिसाइड हुए प्रोग्राम के शेड्यूल में कुछ बदलाव हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के दौरान किसी विदेशी मेहमान की यात्रा को लेकर सभी चीजें पहले से ही डिसाइड होती हैं। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि पहले से तय शेड्यूल में किसी वजह से कोई बदलाव आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, बेमौसम बारिश, विदेशी मेहमान की तबीयत खराब होने या दूसरी वजहों से मेहमान किसी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दे। अब 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में जो बाइडेन का नहीं आ पाना इसका एक एग्जाम्पल है। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए ही पहले तैयारी कर ली जाती है, ताकि इस खास ऐतिहासिक दिन पर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सके। भारत के एम्बेसडर मनवीर सिंह के अकॉर्डिंग एक बार तो ऐसा भी हुआ था, जब गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान चीफ गेस्ट के पर्सनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी को जबरन रोकना पड़ा। दरअसल अपने यहाँ गणतंत्र दिवस पर परंपरा है कि भाई तीनों सेना के कमांडर चीफ गेस्ट को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उस वक्त वहाँ कोई और नहीं होता। उस समय जब चीफ गेस्ट के सेक्रेटरी नहीं माने तो जबरन उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पहला सेलिब्रेशन इरविन स्टेडियम में हुआ था। इसमें इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को चीफ गेस्ट बनाया गया था। नेहरू और सुकर्णो करीबी माने जाते थे। दोनों ने एशिया और अफ्रीकी देशों की आजादी को लेकर आवाज उठाई थी। खैर, 1950 में भले ही पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया हो, लेकिन रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत 1955 में राजपथ पर हुई थी। इस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इसके 10 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राणा अब्दुल हमीद को चीफ गेस्ट तौर पर बुलाया गया था। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई। तब से आज तक पाकिस्तान के किसी नेता को रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट नहीं बनाया। 2024 तक की बात करें तो रिपब्लिक डे परेड में सबसे ज्यादा 6 बार फ्रांस के लीडर शामिल हुए, जबकि 5 बार ब्रिटेन के लीडर्स को भी इस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। इसके अलावा भूटान के राजा 4 बार परेड में चीफ गेस्ट रहे। 1958 में चीनी आर्मी के मार्शल ये जियानिंग भी रिपब्लिक डे परेड में आ चुके हैं। अब तक कुल 77 विदेशी मेहमान रिपब्लिक डे की शोभा बढ़ा चुके हैं। वहीं विदेशी मेहमानों के अलावा एक और चीज है जो रिपब्लिक डे के प्रोग्राम पर विदेशी होती है, वो है परेड।
जी हाँ, वही परेड जिसे देखकर हम गर्व महसूस करते हैं। असल में परेड के जरिए अपनी पावर, स्ट्रेंथ, सोल्जर्स, वेपन्स का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखकर लोगों के मन में देश के प्रति प्राउड की भावना आए। लेकिन परेड निकालने का रिवाज ना तो नया है और ना ही ये भारत का है। इसके तार जुड़ते हैं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से। मेसोपोटामिया के राजा ऐसी ही परेड निकाला करते थे। उस रास्ते के दोनों तरफ शेरों के 60 स्टैचू लगे होते थे, तो वो रुतबा दिखाते हुए फेमस इश्तिहार के दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल होते। इसी तरह रोमन साम्राज्य में होता था। वहाँ के मिलिट्री जनरल्स जंग जीतने के बाद जब वापस आते थे, तब उनके साथ एक सैनिकों का काफिला हुआ करता था। ये काफिला शहर में जहाँ से भी गुजरता, सड़क के दोनों तरफ लोग हाथ उठाकर या नारे लगाकर उसका अभिवादन करते। 19वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर जोर पकड़ रही थी, तब सैनिक परेड्स लोगों में जोश और उत्साह भरने का सबसे इफेक्टिव जरिया बन गई। चलो, ये तो थी इतिहास की बात। अब चलते हैं दोस्तों नए जमाने की परेड की तरफ। देखिए, मॉडर्न युग की जो मिलिट्री परेड हम देखते हैं, वो एंशिएंट रशिया यानी कि आज की जर्मनी से रिलेट करती है। दरअसल आपने परेड में सैनिकों को पैरों को सामने की तरफ उठाकर कदम ताल करते हुए जरूर देखा होगा। हर सैनिक के कदम दूसरे सैनिक से मिलते थे। बाल बराबर चूक की भी गुंजाइश नहीं होती। इस कदम या स्टेप के बिना कोई भी परेड फीकी या अधूरी लगती है। लेकिन कितनी हैरानी होगी जब आपको ये पता चले कि भैया ये स्टेप असल में हिटलर की नाजी आर्मी का है। जी हाँ, उस जमाने में इसे गूज स्टेप कहा जाता था। और रही बात भारत में परेड के आने की, उसे इंडिया में अंग्रेज लेकर आए थे। तब भारत में ब्रिटिश राज के दौरान परेड और जुलूस आम बात थी। इसका मतलब ब्रिटिश न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये करते थे, खासकर उनके यूरोपियन राइवल्स फ्रांस और पोर्तुगाल को दिखाने के लिए। अब जब अंग्रेज भारत से गए तो पूरी तरह से नहीं गए। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज वो हमें सौंप कर गए। वो थी सैनिक परेड, जिसे आज हम बड़ी ही शान से करते हैं। रिपब्लिक डे पर विदेशी मेहमानों और विदेशी परेड को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।